मणिपुर इज बर्निंग अगेन। अब मैंने ये बर्निंग अगेन वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि पिछले 1 सालों से मणिपुर में कई सारी वायलेंस की घटनाएं हुई। Here we come! We are indigenous people! We gonna fuck you all! जिसके कारण करीब 50,000 लोगों को अपने घर छोड़कर डिस्प्लेस होना पड़ा। मणिपुर से करीब 12,000 से ज्यादा लोग अपने ही देश में दूसरे स्टेट में एज ए रेफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। तो क्या मोदी सरकार पर बार बार सवाल उठाने के बाद भी वो इस सिचुएशन पर कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं या वो कदम नहीं उठाना चाहते हैं? ये मामला रिसेंट में हुई मणिपुर में वायलेंस घटना और आरएसएस प्रमुख का मणिपुर के ऊपर स्टेटमेंट के बाद और ज्यादा गर्मा गया है, जहां हमारी सेंट्रल सरकार से सीधा सवाल पूछा जा रहा है कि भैया आप मणिपुर की सिचुएशन पर कंट्रोल क्यों नहीं पा रहे हो? हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक नहीं कह रहे, ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी इनकी सारी सरकारें और उनके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश है कि मणिपुर से उनका कोई लेना देना नहीं। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर कलेजा नहीं फटता है, रूह नहीं कांपती है, दिल नहीं दहलता है, मानवता नहीं शर्मसार होती है। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर लगता है कि इस देश में चलती फिरती और सड़ी गली लाशें हैं। पिछले 10 सालों से मणिपुर में शांति थी, तो फिर अचानक से ये वायलेंस का माहौल मणिपुर में क्यों? और ये सवाल विपक्ष तो उठाता ही रहा है, पर इस बार मणिपुर पर सवाल और हिदायत सरकार को सीधी आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मिली है। और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, कौन उस पर ध्यान देगा? ये सरकार को सीधी हिदायत थी कि अब आप इलेक्शन मूड से बाहर आइए और मणिपुर और काफी सारे और इंपॉर्टेंट इश्यूज पर तुरंत काम करना शुरू कीजिए। ये बयान और भी ज्यादा रिलेवेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी चीफ ये कहते हुए सुने गए कि अब हम एक बड़ा संगठन हो चुके हैं और हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। सवाल ये था कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय और अब के बीच आरएसएस की स्थिति कैसे बदली है। इस पर नड्डा ने कहा, शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम हैं, तो बीजेपी अपने आप को चलाती है। वही रिजल्ट ने कुछ और ही बता दिया, जहां बीजेपी अपने बलबूते पर मेजॉरिटी मार्क भी क्रॉस नहीं कर पाई, जिसके बाद उन्हें फिर से आरएसएस का रुख करना पड़ रहा है अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को बचाने के लिए। एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। तो आइए देखते हैं ये मणिपुर में वापस वायलेंस कैसे इरप्ट हुआ, इसके पीछे का क्या कारण है और सरकार इस पर क्या बड़े कदम ले रही है। परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मणिपुर की स्थिति पर देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह ने कल 2 घंटे तक विस्तार से और बड़े धैर्य से रत्ती भर भी राजनीति के बिना सारे विषय को विस्तार से समझाया। अगर आप मणिपुर का ये मैप देखें तो मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल और इम्फाल से करीब 220 किलोमीटर दूर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जिरीबाम। पिछले 1 सालों से मणिपुर में कई सारी वायलेंस की घटनाएं हुई है, जिसकी खबर ने पूरे देश को चौंका कर रख दिया है। बट ये जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कोई वायलेंस नहीं हुआ और ये पहले से ही शांत रहा है। इसकी बॉर्डर आसाम से जुड़ी हुई है और जब पूरे मणिपुर में भी ये वायलेंस अपनी चरम पे थे, तब भी जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर शांति बनाए हुए थी। फिर अचानक से क्या होता है कि जिरीबाम के अंदर 2 पुलिस आउटपोस्ट, 1 फॉरेस्ट ऑफिस और 70 से ज्यादा घर जलाए जाते हैं। तो इसका कारण है 59 ईयर ओल्ड एक फार्मर जो कि अपने फार्म से अपने घर लौट रहा था
और रास्ते में उसकी हत्या हो जाती है। जब उसकी बॉडी बरामद हुई तो उसकी बॉडी पे कई सारे शार्प ऑब्जेक्ट से निशान बनाए गए थे। ये फार्मर मेती कम्युनिटी से बिलोंग करता था और ये बॉडी और एक घटना के बाद इस पूरे एरिया में टेंशन बहुत हाई हो जाते हैं। इस सिचुएशन को संभालने के लिए सरकार यहाँ 144 लागू कर देती है और सिचुएशन पर काबू पाने की कोशिश करती है, पर वो नाकामयाब रहते हैं और सिचुएशन उस हद तक बिगड़ जाती है कि मणिपुर सरकार को एयरफोर्स के प्लेन में भर के अपने रिजर्व पुलिस फोर्स को इस एरिया में भेजना पड़ता है। साथ ही यहाँ कहा जा रहा है कि आसाम से जुड़ी बॉर्डर होने के कारण यहाँ आसपास के करीब 600 से ज़्यादा लोग आसाम में रेफ्यूजी सीख कर चुके हैं। ये वही लोग हैं जो अपने ही देश में एक रेफ्यूजी की तरह रहने लगे हैं। मणिपुर में ये कम्युनल वायलेंस को अगर हम ट्रेस बैक करें रिसेंट डेज में तो ये 3 मई से शुरू हुआ है पिछले साल, और तब से अब तक कई सारे घर जलाए गए हैं, कई सारे लोगों की हत्या हुई है और हजारों लोग अपने ही देश में रेफ्यूजी बनने पर मजबूर हो गए हैं, अपने घर बार से डिस्प्लेस हो चुके हैं। ऑफिशियल नंबर की देखें तो अब तक यहाँ 200 लोगों की मौत हो गई है, बट फिर भी ये नंबर काफ़ी डाउन प्लेड लग रहा है और एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी इससे कहीं ज़्यादा अलग भी दिख रही है। ये वायलेंस मेनली 2 कम्युनिटीज़ के बीच है, मेतीस एंड कुकीज़ोमीज के बीच। पूरी दुनिया मीडिया ने यहाँ क्रिश्चियन और हिंदू वायलेंस का एंगल भी दिखाने की कोशिश की, पर ये काफ़ी हद तक गलत है। इस वायलेंस के इरप्ट होने के बाद एक ऑफिशियल डेटा बताता है कि करीब 12,000 लोगों ने मिजोरम के अंदर रेफ्यूजी सीख की है। इस जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट के सिचुएशन का मुआयना करने के लिए यहाँ के सीएम बीरेन सिंह अपने काफिले के साथ जिरीबाम जा रहे थे, पर रास्ते में NH-37 के ऊपर ही इनके काफिले के ऊपर हमला हो जाता है और हमला इतना खतरनाक था कि सीएम के काफिले का एक सिक्योरिटी पर्सनल बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। ये वो इमेज है जब सीएम बीरेन सिंह अपने उस पर्सनल से हॉस्पिटल में मिलने गए। अब ये मामला देश की पॉलिटिक्स के साथ और भी गरमा गया है, क्योंकि अभी अभी मोदी सरकार 3.0 ने सेंटर में अपना नया काम शुरू किया है शपथ समारोह के बाद, और तभी बीजेपी की आइडियोलॉजिकल पेरेंट RSS चीफ मोहन भागवत का मणिपुर के ऊपर एक बड़ा बयान आता है। उन्होंने सीधा ये सवाल उठाया कि जहां पिछले 10 सालों से मणिपुर के अंदर शांति थी, ये गन वायलेंस थमा हुआ था, तो अचानक से वहां क्या हो रहा है कि वहां ये वायलेंस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। हजारों लोग अपने घर से बेघर हो रहे हैं, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। उन्होंने साथ ही अपने इनडायरेक्ट अंदाज में सरकार से ये सवाल भी पूछा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, कौन उस पर ध्यान देगा? और सरकारी काम पर एक तंज भी कसा कि अब आप इलेक्शन मोड से बाहर आकर इन बड़े मुद्दों पर बड़े फैसले करें। मोहन भागवत का इलेक्शन के बाद पहले स्टेटमेंट में उन्होंने डेमोक्रेसी के ऊपर भी बात की और उन्होंने ये भी कहा कि इस इलेक्शन में एक बहुत बड़ा एरोगेंस देखा गया था RSS स्वयं सेवकों के द्वारा। उन्होंने कहा कि इलेक्शंस कोई वॉर नहीं, एक कंपटीशन है जहां पर विपक्ष नहीं प्रतिपक्ष है। 2 पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। और हम सबको मिलकर एक साथ काम करना है देश की प्रगति और उन्नति के लिए। इस टॉपिक पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर सच में आपको इस वीडियो से कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी मणिपुर के बारे में इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।